लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बात की थी, है ना। ब्रेन पढ़ा था, मस्तिष्क पढ़ा था, और मस्तिष्क के बारे में हमने ठीक मुख्य रूप से उनके पार्ट देखे थे। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की बात की थी। ठीक है, उसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी यहाँ पर, वो क्या था? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। ठीक है, मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र देखा था कि किस प्रकार हमारे शरीर में बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पाचन तंत्र देख चुके हैं, और पाचन तंत्र के अलावा हमने क्या देखा था? श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र की बात की थी। अब मुख्य रूप से अपन ने देखा कि ये सारे के सारे जो अंग हैं वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे जो अंग हैं वो आपके काम कर रहे हैं, और ये जो कार्य कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं? ब्रेन की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ब्रेन की मदद से कर रहे हैं, मस्तिष्क की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, और इन अंगों के पास जो हमारे अंग हैं, जैसे कौन से हो गए? एक तो पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, दूसरा श्वसन तंत्र हो गया, इसी प्रकार आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। ठीक है, अब ये जो उत्सर्जन तंत्र वगैरह है ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक, जो हमारा मस्तिष्क है वो जुड़ा हुआ है, और इसके माध्यम से इनके पास सिग्नल्स जा रहे हैं। ठीक, और इन पाचन तंत्रों के द्वारा कुछ एंजाइम्स निकाले जाते हैं और कुछ उपापचयी क्रियाएं की जाती हैं। वो क्रियाएं जो शरीर में हो रही हैं, जिसके कारण क्या? शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। ठीक है, उनको हमने क्या बोला है? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला है, उपापचयी अभिक्रियाएं के रूप में जानी जाती। ठीक, अब ये जो उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, वो एक प्रकार की क्या है? एक प्रतिक्रिया भी है, रिएक्शंस भी है। और ये जो प्रतिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है? किनके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मस्तिष्क के द्वारा। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि पाचन ग्रंथियों द्वारा, ठीक है, या श्वसन की जो हमारी ग्रंथियां हैं, या फिर इनके जो अंग है, और उत्सर्जन के जो हमारे क्या है? हमारे अंग हैं, मुख्य रूप से इनके द्वारा क्या अलग अलग एंजाइम्स निकाले जाते हैं, और अलग अलग क्या निकाले जाते हैं? यहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी निकाले जाते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें कि ये जो हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं, तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, और मस्तिष्क कर रहा है तो मस्तिष्क में मुख्य रूप से हम ये देखते हैं जो इसकी शुरुआत है वो कहां से? जो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं, ठीक, वो हार्मोन्स निकालने के लिए भी आदेश आते हैं, और ये जो आदेश आते हैं उसके लिए भी क्या निकलता है? आपका हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से एक जो वर्ड आया हमारा क्या है? पहला तो हार्मोन आया, और हार्मोन का यहाँ पर मतलब क्या है? ठीक, यहाँ पर हार्मोन्स का मतलब क्या है? मुख्य रूप से ये आपके क्या है? एक प्रकार के अपोषक, ठीक है, अपोषक तत्व है। ठीक है, अपोषक तत्व है। ठीक है, और मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है? संदेश पहुंचाना। और संदेश क्या पहुंचाना? कि भैया क्या होंगी, किस प्रकार से क्रियाएं होंगी, और कितनी होंगी, कितनी रिएक्शन होगी बॉडी में और कितनी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। ठीक है, और हार्मोन जिनके द्वारा निकाला जाता है मुख्य रूप से उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंड बोल देते हैं, और उन ग्लैंड को या ग्रंथियों को मुख्य रूप से हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, और या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में ये जानी जाती। ठीक, अगर मानव शरीर की हम बात करें, ठीक, तो हमने जब लास्ट बार तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो उन तंत्रिका तंत्र में हमने 2 ग्रंथियां देख ली थी। ठीक है, 2 ग्रंथियों की बात हुई थी, ज्यादा हमने नहीं देखा था, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी 2 ग्रंथियां हैं जो कि कहां पर पाई जा रही है? ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जा रही है, उनको हमने देखा था। और वो कौन कौन सी थी आपके? एक तो हमने देखी थी पीयूष ग्रंथि, ठीक, पीयूष ग्रंथि, और दूसरी हमने देखी थी कौन सी? पीनियल ग्रंथि। ठीक, इन 2 ग्रंथियों के बारे में हमने बात की थी। और दूसरी हमने जो बात देखी थी, जो पीयूष ग्रंथि है वो मुख्य रूप से क्या काम करती है? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि जो है उसे हमने मास्टर ग्लैंड बोला था, मुख्य रूप से मास्टर ग्लैंड बोला था, क्योंकि इसके द्वारा जिस प्रकार के हार्मोन निकाले जाते हैं वो अन्य ग्रंथियों को, अन्य ग्लैंड्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कि जो अन्य हमारे क्या है? ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं, वो कितना हार्मोन निकालेंगे या कब निकालेंगे, ठीक है, उसको तय करने में किसकी भूमिका रहती है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो हमने ये देखा था पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहां पर हाइपोथैलेमस भी क्या होगा? एक प्रकार का ग्लैंड होगा। ठीक है, एक प्रकार की ग्रंथि होगी, वो मस्तिष्क का भाग तो है ही, ब्रेन का पार्ट तो है ही, लेकिन साथ में वो क्या है? एक ऐसी ग्रंथि है जिसके द्वारा क्या निकाले जाते हैं? कुछ हार्मोन निकाले जाते हैं। अब ये पीयूष ग्रंथि को भी कैसे कंट्रोल कर रहा है? अपने द्वारा निकाले गए हार्मोन से। ये अपने हार्मोन्स निकालता है। ठीक है, तो ये पीयूष के पास जाते हैं संदेश लेकर के, मैसेज देकर कि भैया अब क्या करना है? आपको इतने हार्मोन निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? 2 प्रकार के हार्मोन निकालता है। एक तो ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन निकालने में मदद करते हैं, और दूसरे कि भैया और एक हार्मोन निकालता है, ठीक है, जो उसको कंट्रोल करते हैं कि भैया बस हो गया, अब क्या? रुक जाओ, इतनी वृद्धि और विकास काफी।
ठीक, तो मुख्य रूप से जो हमारी ग्रंथियों का, हमारी ग्लैंड्स का उद्देश्य है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, बॉडी की क्या ग्रोथ करना और डेवलपमेंट करना, और जो हमारे बॉडी में क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन्हें सही तरीके से चलते रहने देना। ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं या फिर किसी प्रकार से श्वसन कर रहे हैं या परिसंचरण तंत्र कर रहे हैं या हमारा हृदय काम कर रहा है, ठीक है, तो उनमें होने वाली जो रिएक्शंस हैं या जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कहां से होगा? सबसे पहले तो अपन ने देखा क्या, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, जो क्या करेगा, हार्मोन छोड़ेगा ताकि पीयूष ग्रंथि क्या कर सके, अपने आप से हार्मोन छोड़ सके। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, जो अन्य ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, उनको प्रेरित करती है। ठीक है, प्रेरित करती है कि भैया अब आपको हार्मोन छोड़ना है, और कितना छोड़ना है उसके लिए भी इसके पास वही हार्मोन की जो क्वांटिटी होती है वो डिसाइड करती है कि आपको कितना हार्मोन छोड़ना है। ठीक, तो मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि को हमने क्या बोला यहाँ पर, मास्टर ग्लैंड बोला। ठीक है, अब मुख्य रूप से अगर अपन बात करें, ठीक, तो मनुष्य के शरीर में, ठीक, जो हमारी ग्रंथियां हैं वो आपकी दो प्रकार की होती है। जो पहली ग्रंथि देखे तो उससे हमने बोला क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, बहिःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, मुख्य रूप से जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है, नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन मतलब इनके लिए अलग से क्या कोई वेसल्स नहीं होते, अलग से कोई नली नहीं होती जिनके माध्यम से ये जाए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये किसके द्वारा जाती है, ये रक्त के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है, सारे शरीर में या सारी कोशिकाओं में पहुंचती है। ठीक, दूसरा अगर अपन देखें तो क्या आपकी बहिःस्रावी ग्रंथियां, और बहिःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, मतलब अलग से इनके लिए नली होती है। ठीक है, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने जिनके इनके पदार्थ होते हैं उनको छोड़ते हैं। ठीक, मुख्य रूप से जैसे स्वेद ग्रंथियां हो गई, जिनके माध्यम से हमारा पसीना निकलता है और फिर क्या होता है, स्वेद निकलता है, और उसके माध्यम से हमारे शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। हमने देखा पाचन तंत्र में कौन सी, लार ग्रंथि। ठीक है, हमने देखी थी 4 प्रकार की लार ग्रंथियां, कौन कौन सी, अगर रिवाइज करें तो एक हो गई हमारी पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड पहली सबसे ऊपर देखा अपन ने, फिर सबलिंगुअल देखा था। ठीक, उसके बाद हमने देखा था सब मैक्सिलरी, और एक हमने देखा था क्या, मुख्य रूप से नई ग्रंथि की खोज हुई है, नई ग्रंथि की, लार ग्रंथि की क्या हुआ है, ठीक है, ट्यूबेरियल। ठीक है, ट्यूबेरियल। तो ये हमारी 4 ग्रंथियां थी जिनके बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा हमारी पाचन ग्रंथि हो गई, मुख्य रूप से जो हमारे बॉडी, हमारे अमाशय में, हमारे पेट में क्या निकलता है, स्टमक में क्या निकलता है, मुख्य रूप से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके अलावा जो एंजाइम्स निकलते हैं वो पाचन ग्रंथि के रूप में रहते हैं। और अपन देखेंगे पाचन ग्रंथि में अगर बात करें तो हमारा जो गैस्ट्रिन, ठीक, एक गैस्ट्रिन हार्मोन्स वगैरह भी निकलते हैं, और गैस्ट्रिन एक रस निकलता है जिसके माध्यम से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन क्या होता है, ठीक, वो एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ठीक, मुख्य रूप से जो आज हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, मुख्य रूप से देखें तो। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है जो अब ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि जो पहले अभी अपन ने पार्ट देखे थे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सरल क्वेश्चन की बात होती है तो वहां से पूछे जाते हैं, और कठिन क्वेश्चन की बात देखें तो वो कहीं ना कहीं यहां से पूछे जाते हैं। ठीक, और कई बार जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्या है, वो बनते रहे। ठीक, तो अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने 2 ग्रंथियों की बात देख ली, तो बहिःस्रावी ग्रंथि, सॉरी, एक तो हमने पीयूष ग्रंथि की बात कर ली थी और दूसरा हमने पीनियल ग्रंथि की बात कर ली थी। ठीक, मुख्य रूप से ये दोनों ही कहां पर पाए जाते हैं, आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी, एक होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। ठीक, ये थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है, ठीक, तो मुख्य रूप से आपके थायराइड ग्रंथि गले में होती है, और उसी थायराइड ग्रंथि के ठीक आसपास 4 लोबनुमा आकृति होती है, 4 लोबनुमा आकृति होती है। ठीक, 4 लोबनुमा आकृति होती है, और ये क्या होती है, थायराइड ग्रंथि के चारों ओर क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है। ठीक, इनकी लोकेशंस की अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कहां पर है आपके, ठीक है, गर्दन में है, ग्रीवा में है। ठीक, इसको हमने देख लिया कहां पर है, आपके मस्तिष्क में। ठीक है, उसके बाद हम देखें ब्रेन में, उसके बाद हम देखें तो हमारी जो अगली ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कहां पर देखा था, मुख्य रूप से जब हम क्या देख रहे थे, सेम के बीच की आकृति थी हमारी, किसकी, हमारे किसकी देखी थी आकृति, सेम के बीच की, वृक्क की देखी थी, और उसके ऊपर आपने देखा होगा एक टोपीनुमा संरचना होती है। तो वृक्क के ऊपर, ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है आपका, अधिवृक्क होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा गया थाइमस ग्रंथि, हमारी थाइमस ग्रंथि मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, चेस्ट के पास पाई जाती है, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है,
सबसे पहले अगर जो क्या होता है मनुष्य का शरीर होता है, तो जो सबसे पहले एक ग्रंथि जिसका बाद में वृद्धि के साथ साथ मतलब एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है जिसका घटन होता है, उसमें आपकी आती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करेंगे पाचन में, हमने देखा था अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है और ये क्या करती है? एंजाइम्स भी निकालती है और साथ में आपकी ठीक मुख्य रूप से हार्मोन्स को भी निकालते हैं। तो इनके पास दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और उसके बाद हमारे आ जाएंगी जनन ग्रंथियां, जिसमें हम बात करेंगे कि जो पुरुष होते हैं उनमें वृषण, और मुख्य रूप से अगर स्त्री की बात करें तो मुख्य रूप से आपका क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया क्या? वृषण, और दूसरा हो गया अंडाशय। और इनके द्वारा क्या किए जाते हैं? कुछ हार्मोन्स निकाले जाते हैं ताकि क्या किया जा सके? मेल और फीमेल में जो उनके क्या है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक, उनको क्या किया जा सके? विकसित किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। ठीक, तो मुख्य रूप से हमें इतनी ग्रंथियों के बारे में बात करनी है। ठीक, और अगर हम बात करें इनके द्वारा कुछ हार्मोन्स अलग अलग निकाले जाते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो हमने देखा था कि एक जो हमारी क्या है ग्रंथि है, कौन सी? यहां पर ठीक मुख्य रूप से जो ग्रंथि है कौन सी? आपकी पीयूष ग्रंथि, जो क्या करती है? कंट्रोल करती है सारी ग्रंथियों को। ठीक है, तो उसके द्वारा सबसे ज्यादा यहां पर हार्मोन निकाले जाते हैं, क्योंकि ये हर ग्रंथि को क्या करती है? प्रेरित करती है कि भैया तुम अब क्या करो, तो संदेश भेजती है कि अब आपकी बारी है हार्मोन निकालने की। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर सबसे पहले अपन बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि में जो सबसे पहला हमारा हार्मोन दिखाई देता है कौन सा? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सीधा सीधा दिख रहा है कि किससे संबंधित है? वृद्धि से संबंधित है। मतलब मुख्य रूप से अगर बॉडी में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपका सोमेटोट्रोपिक। मुख्य रूप से आपको ये नाम याद रखना है, सोमेटोट्रोपिक, क्योंकि जो नाम है वृद्धि से साफ साफ सीधा पता चलेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या आएगा? मुख्य रूप से जो नाम दिखाएगा वो देखा सोमेटोट्रोपिक। ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, एक इसके लिए जिम्मेदार होता है, मुख्य रूप से वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। और ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार तब होता है जब इसके साथ कौन सी ग्रंथि काम कर रही होती है? थायराइड ग्रंथि काम कर रही होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि काम कर रही होती है। तो मुख्य रूप से क्या करता है? ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। एक नियंत्रित वृद्धि, मतलब जितनी आवश्यक है मानव शरीर के लिए उतनी वृद्धि करना, उतनी ग्रोथ करना, उतना डेवलपमेंट करने के लिए मुख्य रूप से ये हार्मोन निकलता है। अब क्या है कि अगर इस हार्मोन में क्या हो जाए, तो मुख्य रूप से हमें जो बात करनी हो क्या देखना है कि हार्मोन में ठीक कमी या अधिकता हो जाए तो उससे क्या होगा? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहां से आएंगे? आपके इनके रोगों से। ठीक है, कि मुख्य रूप से अगर इन हार्मोनों की कमी होती है, पहली चीज क्या कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर उस हार्मोन की कमी होती है या अधिकता होती है तो उनसे कौन सा रोग होता है? ठीक, ये दूसरा सवाल बनेगा। और तीसरा ये बनेगा कि आपको रोग दे देगा और ये पूछेगा कि भैया ये जो रोग है वो किसकी कमी या अधिकता से होती है, किसमें जब प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से होती है। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें, ठीक, तो जो हमारा क्या है वृद्धि हार्मोन है। अगर वृद्धि हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? शरीर के वृद्धि और विकास करेगा। ठीक है, हाइट भी बढ़ाएगा और एक प्रकार से वेट भी बढ़ाएगा, ताकि एक, लेकिन अगर इसका क्या हो जाए? अल्प स्त्रवण हो जाए। ठीक है, मुख्य रूप से क्या हो जाए? अल्प स्त्रवण हो जाए। ठीक है, मतलब इनकी कमी हो जाए, ये कम मात्रा में निकले, तो ऐसे में क्या होता है? बौनापन आता है। किनमें? बच्चों में बौनापन, या उसे बोला जाता है वामनता। ठीक है, क्या बोला जाता है? बौनापन, मतलब हाइट नहीं बढ़ती क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी। वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा तो ऐसे में ग्रोथ नहीं होगी। तो बच्चों में क्या होता है? वामनता होती है, बौनापन होता है। इसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, ये जो वर्ड है ये जरूर याद रखना, क्योंकि सवाल जो है वो कई बार क्या होता है? यहां से बनता है। वो आपको हिंदी में लिख कर दे देगा क्या? ड्वार्फिज्म। ठीक है, यहां पर आपको लिख के देगा क्या? ड्वार्फिज्म। ठीक, तो मुख्य रूप से हमारे लिए वर्ड ये भी जरूरी है, बौनापन, वामनता या ड्वार्फिज्म। ऐसा बोला जाता है कब? जब ये बच्चों में होता है। लेकिन अगर यही रोग जो है वो किसमें हो जाए? वयस्कों में हो जाए, तो इसे बोला जाता है साइमन रोग। ठीक है, साइमन रोग में क्या होता है? वही कि बचपन में ऐसा नहीं हुआ तो हाइट वगैरह तो ठीक हो गई, लेकिन जब वो एक एज में पहुंच गया या टीन एज के बाद पहुंच गया, ठीक टीन एज क्रॉस कर दी, तो उसके बाद क्या होता है? शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं। मतलब मानव शरीर में जैसे वही कि इनकी सेल्स वगैरह जो है वो नई नई बन पाती, तो ऐसे में क्या शरीर जो है वो एज से ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, एज से ज्यादा। और क्या होता है? मुख्य रूप से जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा, उसमें किसी प्रकार से वेट वगैरह नहीं बढ़ पाता, मतलब शरीर पतला रहता है। और साथ में क्या होता है? मुख्य रूप से जो एज है उस एज से ज्यादा क्या दिखाई देती है? ठीक, मतलब जितनी एज होगी उससे ज्यादा एज लगती है, मतलब इंसान बूढ़ा नजर आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका साइमन रोग कहलाता है। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए? इसका अधिकता आ जाए। ठीक है, वृद्धि हार्मोन से अगर वृद्धि हार्मोन की कमी है तो वृद्धि रुक जाएगी, और अगर ज्यादा निकल गई तो वृद्धि ज्यादा हो गई, और दोनों ही क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखें अति श्रवण में क्या होता है? अगर
अतिश्रवण बचपन में हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, जाइगेंटिज्म बोला जाता है इसे, भीम कायता या अतिकायकता, ठीक है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा शरीर दिखाई देता है बच्चे का, ठीक। और अगर यही चीज किसमें हो जाए, वयस्कों में हो जाए, तो इसे बोला जाता है क्या, एक्रोमेगेली, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, खली, ठीक है, ग्रेट खली। मुख्य रूप से क्या होता है, यहां पर क्या होगा, वही हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या है, वही की वृद्धि अधिक हो गई। और दोनों ही स्थिति में क्या होती है, आप ये देखोगे कि दोनों ही हानिकारक होती है। तो एक प्रकार से बीमारी है, ऐसा नहीं कि वृद्धि हमारे लिए फायदेमंद है, वो एज को भी क्या करती है, कम करती है, ठीक है। तो एक बैलेंस लाइफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये क्या होगा, एक्रोमेगेली की वजह से हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, शरीर में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, व्यक्ति जो है वो अलग दिखाई देगा दूसरों से, ठीक। तो मुख्य रूप से क्या होता है, एक्रोमेगेली। ये वर्ड आपको यहाँ पर याद रखने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल है वो बनने के चांसेस रहेंगे। तो हमने क्या देखा, अल्प श्रवण में क्या होता है, वामनता, मतलब अगर वृद्धि हार्मोन की कमी होगी तो वृद्धि रुक जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, बच्चों में क्या हाइट ही नहीं बढ़ेगी तो बौनापन रह जाएगा, ठीक है। ड्वार्फिज्म बोलेंगे, ड्वार्फिज्म बोलेंगे। और उसके अलावा अगर यही चीज वयस्कों में होगी तो हमने क्या बोला, साइमंड रोग बोला, ठीक है। साइमंड रोग किसकी कमी से होता है, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि निकालती है, ठीक है। और दूसरी हमें ये याद रखनी है कि किसकी कमी या किसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, ठीक। तो मुख्य रूप से अतिश्रवण से क्या होगा, जाइगेंटिज्म, और दूसरा यहाँ पर एक्रोमेगेली, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो मास्टर ग्रंथि होती है, अगर इसकी थोड़ी सी लोकेशन की बात करें तो कहां पर हमने देखा था, जब हमने मस्तिष्क की बात की थी, तो मस्तिष्क में इसकी जो लोकेशन होती है वो कहां पर होती है, स्फेनाइड अस्थि में होती है। और स्फेनाइड स्थिति में भी कहां पर, सेला टर्सिका में, ठीक है। सेला टर्सिका में क्या होती है, लटकी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक प्रकार से लटकी हुई ग्रंथि। जब हमने ब्रेन पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि कुछ इस प्रकार से जो हमारा ब्रेन होता है उसके आगे कुछ इस प्रकार से ये ग्रंथि जो है वो निकली रहती है, लटकी रहती है उस हड्डी में, स्फेनाइड अस्थि में सेला टर्सिका उत्तक के रूप में ये लटकी होती, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, वृद्धि हार्मोन। अब जो दूसरा हार्मोन है वो कौन से, सारे उत्प्रेरक हार्मोन है, ठीक है। हमने देखा था कि थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करने के लिए, मुख्य रूप से यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा, थायराइड प्रेरक हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, TSH निकलता है, जो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन संश्लेषण या श्रवण किया जाना है, ठीक है, जो सिंथेसाइज करेगा वो किसको, थायराइड हार्मोन क्या, थायरोक्सिन को, और या फिर उनको एक्सक्रीट करेगा। उसके लिए सबसे पहले कहां से, पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है, थायराइड हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ठीक, प्रेरक हार्मोन निकलता है, ठीक। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जहां पर थायराइड प्रेरक हार्मोन लिखा हो, ठीक है, वो मुख्य रूप से किसके लिए, थायराइड को प्रेरणा देने के लिए, मतलब हार्मोन क्या करे, वो मोचित करे या उसे निकाले, ठीक। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखें तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पर एड्रिनो से क्या आता है, एड्रिनल आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि, जो कहां पर, एड्रिनल ग्रंथि कौन सी, जिसे हमने क्या बोला, अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क मतलब वही जो अपनी कहां पर देखी थी आपने, किडनी के पास देखी थी, किडनी के ऊपर टोपी जैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। तो वो क्या करता है, इनके हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आ गया क्या, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन मुख्य रूप से क्या, जो आपके जनन अंग होते हैं और जो जनन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, गोनाड्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको प्रेरित करता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के हार्मोन्स यहां से निकलते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स को ये निकालता है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो पुरुषों में, ठीक, मुख्य रूप से पुरुषों में किसको प्रेरित करता है, एंड्रोजन को, ठीक, मुख्य रूप से एंड्रोजन को प्रेरित करता है। और मादाओं में मुख्य रूप से किसको प्रेरित करता है, ये एस्ट्रोजन को, ठीक, एस्ट्रोजन को। ये दोनों ही जो हार्मोन है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, तो एंड्रोजन क्या करता है, मुख्य रूप से जो पुरुष लक्षण है, ठीक, उनको दिखाने के लिए, या पुरुषों में जो भी उनके क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, द्वितीय जो हमारे जनन अंग है, उनके विकास में भूमिका निभाता है कौन, एंड्रोजन, ठीक है, किसमें, मेल्स में। और ऐसे ही एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल्स में, ठीक है। इसकी अधिकता या कमी से, ठीक है, अभी अपन बात करेंगे आगे चलकर कि ऐसा नहीं है कि एंड्रोजन या एस्ट्रोजन पर्टिकुलरली सिर्फ क्या है, ये दोनों की मात्रा सीमित रूप में दोनों में ही पाई जाती है, पुरुष और स्त्री में। जब ये पुरुष और स्त्री में अगर कोई चीज अधिकता में निकल जाती है, जैसे एंड्रोजन ज्यादा निकलना चाहिए लेकिन पुरुष में अगर एस्ट्रोजन ज्यादा निकल गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो पुरुष है उसमें महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। ऐसे ही अगर किसमें, महिला में क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा निकल गया क्या, एंड्रोजन, तो ऐसे में क्या होगा, मुख्य रूप से पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे किसमें, महिलाओं में। और उसके भी कुछ अपन नाम देखते हैं, ठीक। तो ये कहानी हमें किसमें दिखाई देती है, मुख्य रूप से ल्यूटिनाइजिंग। और उसके अलावा होता है हमारा पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मुख्य रूप से किसके लिए होता है, ठीक, तो वही
जो आपके क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन होगा, उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, जो क्या है आपके जनन अंग के हार्मोन्स है, ठीक। उसके बाद अपन देखें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मुख्य रूप से महिला में क्या करता है, उनके स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये किसके द्वारा, ठीक, यहां पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही निकाला जाता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक। अब ये कहानी हो गई किसकी, मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि क्या कर रहा है, जो अन्य ग्रंथियां हैं उन अन्य ग्रंथियों को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ताकि वो अपने हिसाब से उन हार्मोन्स को निकाले, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे क्या मुख्य रूप से, क्या इनके जो हमारे क्या है थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथियां वगैरह है, ठीक। उसके अलावा भी कुछ और हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि में अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा अगला हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन आएंगे किसमें, हमारे अगले हार्मोन्स में, अगले ग्रंथियों में, ठीक। तो जो अगला हार्मोन है हमारा, ठीक है, वो कौन सा निकलता है पीयूष ग्रंथि में, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट का प्रेरक जो हार्मोन है वो मुख्य रूप से क्या करेगा, जो त्वचा है, ठीक है, त्वचा के कलर या त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, मतलब त्वचा की वर्णकता कैसा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, उसको निर्धारित कौन करता है, ठीक, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया था कि मुख्य रूप से जो इंडियंस होते हैं, ठीक, इंडियंस में जो मेलानोसाइट की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है, ठीक है। इसीलिए जो इंडियंस होते हैं, जो भारतीय होते हैं, क्या होता है, वो हेल्दी पर्सन माना जाता है। हेल्दी क्यों माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल मात्रा में निकलता है। ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो कलर क्या हो जाएगा, डार्क, और कम मात्रा में निकलेगा तो क्या कलर हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर मेलानोसाइट की कहानी क्या हुई कि अगर कम और ज्यादा निकल रहा मतलब वो बीमारी से घिरे हुए, ठीक। इसीलिए जब कई बार बोला जाता है कि जो भारतीय है उनका जो गेहुआ रंग है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर क्या निकल रहा है, एक बैलेंस वे में मेलानोसाइट हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। और मेलानोसाइट जो है वो त्वचा के रंग, उसके अलावा तिल व जो चकत्ते होते हैं उनको प्रेरित करता है, ठीक। उसके अलावा देखिए तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो वही ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, अगर महिलाओं में बात करें तो ये क्या करता है, गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। जब गर्भधारण की अवस्था में होती है महिला, ठीक है, तो गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, संकुचन प्रेरित होने की वजह से क्या होता है, वही जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पेशियों का संकुचन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उसकी वजह से क्या होता है, नई जनरेशन का जन्म होता है। तो इसे कई बार क्या बोला जाता है, जन्म हार्मोन भी बोला जाता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसे आलिंगन और प्रेम हार्मोन भी कहते हैं, मतलब माता और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, ठीक है, मतलब एक बच्चे को अगर चोट भी लगती है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है किसकी होती है, माता को होती है, ठीक है। तो वो जो अटैचमेंट होता है वो किसके कारण होता है, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा दुग्ध ग्रंथियों का विकास और दुग्ध निर्माण में भी क्या ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, दुग्ध निष्कासन में भी भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखने लायक कि मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि जब जो गाय और भैंस है, ठीक है, गाय और भैंस है, उन्हें मुख्य रूप से क्या होता है, जब वो दूध देना बंद कर देती है या मात्रा उनकी कम हो जाती है तो उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं। और वो इंजेक्शन कौन से दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या दुग्ध निष्कासन में ये भूमिका निभाता है, ठीक है, दुग्ध निर्माण में ये भूमिका निभाता है। तो वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसे जन्म हार्मोन भी बोला जाता है, आलिंगन और प्रेम हार्मोन भी बोला जाता है, और उसके अलावा दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोला जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और ये मुख्य रूप से क्या, जब गाय और भैंस में दूध की कमी हो जाती है तो ऐसे में क्या किया जाता है, यही इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फिर दूध ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक हार्मोन है हमारा वो कौन सा है, वेसोप्रेसिन, ठीक है। हमने एक चीज देखी थी जी, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने क्या देखा था, उत्सर्जन तंत्र देखा था, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। और उस सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने मेनली देखा था कि हमने देखा था जो हमारा क्या होता है, वोमेन संपुट होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारी हेनली लूप होती है, और हेनली लूप के बाद हमने जो कहानी देखी थी वो क्या देखी थी कि मुख्य रूप से इसी के बाद में क्या होता है, पहले तो हमारा यहाँ पर ग्लामेरुलस में, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, रक्त क्षमता है, और वापस से क्या होता है, जो जल वगैरह होता है वो वापस से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जो अन्य पोषण पदार्थ है वो क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, ताकि शरीर में भी जल की मात्रा बनी रहे, ठीक। अब ये जल कितना एब्जॉर्ब होना है, ठीक, ये जल कितना एब्जॉर्ब होना है, अगर उस एब्जॉर्प्शन को देखें तो ये डिसाइड कौन करता है, तो उसके लिए भी एक हार्मोन यहाँ पर निकलता है, ठीक, और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन, या जिसे बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, ठीक। मुख्य रूप से क्या करता है,
मुख्य रूप से क्या करेगा, मूत्र के सांद्रण को नियंत्रित करता है, मतलब जल को अवशोषित करने का काम करता है। और अगर इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, या इसका अल्प स्त्रवन हो जाए, ठीक है, कमी मतलब कम मात्रा में निकलेगा अगर ये, तो मुख्य रूप से क्या होता है, मूत्राधिक्य होता है, या जिसे ड्यूरेसिस बोला जाता है, ठीक है, जिसे ड्यूरेसिस बोला जाता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी से, क्योंकि अगर ज्यादा जल अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, मुख्य रूप से जल हमारे बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, और इसे बोलेंगे क्या हम, डिहाइड्रेशन के रूप में। और अगर ये चीज किससे हो रही है, मुख्य रूप से अगर इसकी कमी से हो रही है तो यहाँ पर उसके लिए एक नाम बोला जाता है, क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। हमारा जो डायबिटीज अपन जिसे मधुमेह बोलते हैं, ठीक है, वो डायबिटीज जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस होता है। जबकि जो आपका मूत्राधिक्य होता है, जहां पर क्या हो रहा है, जल का ह्रास हो रहा है, ठीक है, बॉडी में क्या हो रहा है, जल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, रक्त छनने के बाद जो जल भी छन गया है, जल भी निकल गया है, वो क्या नहीं हो रहा है, वापस से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जल की कमी पड़ रही है बॉडी में, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपका वेसोप्रेसिन, या जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। और यहाँ पर तो ये चीज याद रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में अंतर है। इसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, उदक में, हिंदी में उदक में बोला जाता है, उदर गुहा से संबंधित इसे जोड़ा गया है, तो उदक में। तो डायबिटीज क्या है यहाँ पर, इंसिपिडस, ठीक है, किसके कारण, वेसोप्रेसिन की अल्प स्त्रवण के कारण। और वेसोप्रेसिन किसके द्वारा निकाला जाता है, मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था क्या, मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि की हम बात कर चुके थे, ठीक है। पीनियल ग्रंथि को हमने देखा था, कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ पर, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन की अपन ने बात की थी, मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन हार्मोन हमने यहाँ पर भी बात की थी क्या, कि जब हम फोन वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो लाइट, वही मेलाटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से क्या करता है, जो उजाला है उसके आधार पर उस हार्मोन का स्रवण होता है, ठीक। तो जैसे अपन देखते हैं, जैसे ही रात होती है तो मुख्य रूप से ये जो हार्मोन है वो स्रावित होना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें निद्रा आती है। तो मुख्य रूप से जो आपका जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र के को नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और पीनियल ग्रंथि कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है, तो शरीर के दिनचर्या का नियमन करता है, और सोने जागने के चक्र और शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, ठीक है। मुख्य रूप से जब हम सोते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है, हम दिन में तो क्या होता है कि अपने टेम्परेचर को एक्टिव होते हैं, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो हम किसी प्रकार से क्या, कोई किसी प्रकार की हम हिलते डुलते नहीं है, या फिर हम ये सकते हैं कि हमें टेम्परेचर को बनाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्टिव है तो हम दौड़ रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर जो हम बना सकते हैं, ठीक। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, पीनियल ग्रंथि, जो क्या निकालती है, मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अपन क्या, जो गले में हमारी होती है क्या, थायराइड ग्रंथि या आउटो ग्रंथि। मुख्य रूप से ये भी क्या है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, ठीक, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक तो हमारा हो गया थायराइड से थायरॉक्सिन, और दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन। यहाँ पर आइडो जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, मुख्य रूप से आयोडीन के लिए आया है, ठीक है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है और ट्राईआइडोथायरोनिन है, ठीक, उसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, आयोडीन की जब कमी होती है तो मुख्य रूप से अपन ये देखेंगे, ठीक है, कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थोड़ा सा फैलने लग जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से फैलने लग जाती है, और फैलने लग जाती है उसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है, और उसी को हम एक रोग के रूप में देखते हैं। और वो हमारा रोग कौन सा होता है, आपका घेंगा रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि आयोडीन एब्जॉर्प्शन चाहिए, उसे आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए चाहिए। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जब उस ब्लड में या उसके आसपास आयोडीन की कमी होती है तो क्या करती है, ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी सतह को बढ़ा लेती है, ठीक है। और वो उसका जो सतह का बढ़ाना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंघा रोग के रूप में जानते हैं, गलगंड या घेंघा रोग के रूप में जानते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, अल्पस्रवण से होता है, किसके, थायरॉक्सिन के, ठीक है, थायरॉक्सिन के अल्पस्रवण। थायरॉक्सिन का अल्पस्रवण कब होगा, जब आयोडीन की कमी होगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि आज के समय पर जो हमारा स्रोत है किसका, आयोडीन का, वो क्या होता है, नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक वगैरह आते हैं, ठीक ठीक। अब तो हमने क्या देखा, थायराइड हार्मोन क्या करता है, एक तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगी, थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा, और कम मात्रा में निकलेगा तो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, अपनी सतह को बढ़ा लेगी, और सतह बढ़ाएगी तो उसी को हम एक रोग के रूप में देखते हैं, क्या, घेंगा या गलगंड या फिर ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है, ग्वाइटर बोला जाता है। तो शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए हमने दो जगह देखी थी चीजें, दो हार्मोन है, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, और पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा निकाला जाता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाता है जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक है, सोमेटोस्टेरोन
ट्रोपिक हार्मोन है, या जिसे अपन ने वृद्धि हार्मोन बोला था, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ मिलकर शरीर के वृद्धि और विकास में भूमिका निभाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने ये देखा था क्या, जो हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, अगर उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, अल्पस्रावन हो जाए, तो बच्चों में क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, वामनता होती है, और वयस्कों में क्या होता है, यहाँ पर साइमन रोग होता है। अतिस्रवण में हमने क्या देखा था, अगर ज्यादा निकल गया तो क्या होगा, मुख्य रूप से यहाँ पर भीम कायता बोलेंगे, ऐसी से जाइकेंडिज्म बोलेंगे, और दूसरा हमने वर्ड देखा था क्या, एक्रोमेगेली बोला था। ठीक है, याद है। चलिए, तो मुख्य रूप से ये दोनों ही क्या करते हैं, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, ये दोनों मिलकर शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो एक और हार्मोन निकालती है। ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सी से मतलब यहां पर क्या है, कैल्शियम स्तर की बात कर रहा है। ठीक, तो मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम है तो ये क्या कर लेता है, रक्त से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मुख्य रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो ये क्या करता है, जो दूसरा है थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, वो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब उसे कंट्रोल करता है। हालांकि अगर अपन आगे चलकर देखेंगे तो दो है, एक हार्मोन क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, और जो दूसरा हार्मोन है वो कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तो ये क्या करता है, कम करने का काम करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, थायराइड ग्रंथि। ठीक, मुख्य रूप से अगर अपन देखें थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन में। ठीक, तो अब यहां पर देखेंगे अपन क्या, ठीक, ये अभी अपन पीछे देख चुके हैं यहां पर। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर थायरोक्सिन का अल्पस्रावन होता है, थायरोक्सिन का अल्पस्रावन कब होगा, जब आयोडीन की कमी होगी, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, गलगंड और घेगा। ठीक है, उसके अलावा जो वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक है, मुख्य रूप से वृद्धि नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या होता है, आपका क्रिटेनिज्म होता है। क्रिटेनिज्म होता है किसमें, बच्चों में। ठीक है, क्रिटेनिज्म होता है बच्चों में। और मुख्य रूप से अगर वयस्कों की बात करें तो इसे क्या हो जाता है, मिक्सोडिमा। ठीक है, मिक्सोडिमा के रूप में जाना जाता है, किसमें होता है, वयस्कों में। जब क्या होगा, आपका अल्पस्रावन होगा, तो दो चीजें होंगी क्या, एक तो क्रिटेनिज्म होगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अल्पस्रावन से एक तो क्रिटेनिज्म होगा किसमें, बच्चों में, और मिक्सोडिमा होता है किसमें, वयस्कों में। इसके अलावा अगर अपन देखें तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो, ठीक है, या थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायराइड हार्मोन है वो उनका अतिस्रवण हो जाए, ठीक है, तो इससे बोला जाता है क्या, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, मुख्य रूप से बोला जाता है क्या, सॉरी, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है, स्वयं के जो थायराइड ग्रंथि होता है उसको क्या बाहरी पदार्थ समझकर या बाहरी अंग समझकर क्या करने लग जाता है, समाप्त करने लग जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, हाशिमोटो रोग बोला जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से हाशिमोटो रोग बोला जाता है, जहां पर क्या होता है, जब अतिस्रवण होता है। ठीक, तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाशिमोटो रोग क्या होगा, यहाँ पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो अपनी थायराइड ग्रंथि को खत्म करने में लग जाता है। मतलब उसे लगता है कि ये एक प्रकार का बाहरी पदार्थ है और इसका खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसे क्या बोलता है, हाशिमोटो रोग बोला जाता है। ठीक है, हाशिमोटो। अब हमने देखा था क्या, इसी थायराइड ग्रंथि के चारों ओर, ठीक है, चार लोबनुमा आकृति होती है। ठीक है, हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, और थायराइड ग्रंथि के इस चारों ओर क्या होती है हमारे, ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, और ये पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा पैराथायराइड हार्मोन निकाला जाता है। हमने थायराइड हार्मोन में क्या देखा था, हमारा थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, जो क्या करता है, रक्त से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है किसको, कैल्शियम को। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पैराथायराइड हार्मोन है, और जो क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्या होगी, कमी होगी तो बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। और रक्त में अगर कैल्शियम की अधिकता होगी तो वापस से उसे एब्जॉर्ब करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका काम तो एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करना है तो उसे कभी भी लगेगा तो क्या कर लेगा, रक्त से क्या ले लेगा, मुख्य रूप से कैल्शियम ले लेगा और हड्डियों के रूप में जमा कर देगा। ठीक, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन का क्या कर रहा है, यहाँ पर रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अगर जो हमारा थायराइड पैराथायराइड हार्मोन है अगर वो ज्यादा निकल गया तो ऐसे में क्या होगा, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा। और कैल्शियम आएगा कहां से, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में जमा हुआ है। तो ऐसे में आपकी हड्डियां, अगर अतिस्रवण होता है तो मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, जब अतिस्रवण होता है किसका,
पैराथायराइड हार्मोन का। तो ऐसे में हड्डियों से जो कैल्शियम है वो किसमें चला जाता है, रक्त में चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है, जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, जो हमारी हड्डी है, जो हमारी बोन्स हैं, क्या होती है, उसमें कैल्शियम का निष्कासन होता है। मुख्य रूप से कैल्शियम का निष्कासन होता है, मतलब कैल्शियम धीरे धीरे निकलने लग जाता है और हड्डियां कमजोर पड़ जाती, ठीक है। और अगर वही है कि रक्त में क्या, यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम निकले, ठीक है, इसका अल्प स्रवण हो, तो मुख्य रूप से जो उसे रोग बोला जाता है वो क्या हो जाता है, टिटेनी बोला जाता है। इसकी मदद से वही शरीर में ऐठन वगैरह होना, जकड़न वगैरह होना, क्योंकि रक्त में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, वही जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र में जो रक्त का प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, उसकी वजह से जकड़न या क्या लगती है, ऐठन वगैरह। हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में जमाव तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या जमाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, थायरोकैल्सिटोनिन जमाव के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसका अल्प स्रवण हुआ तो यहाँ पर ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का स्तर घट जाएगा, और घटने की वजह से क्या होगा, ऐठन और जकड़न वगैरह होती है, और उसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, टिटेनी के नाम से जाना जाता है। अब पहले मैंने किसकी बात की थी, यहाँ पर अतिस्रवण की बात की थी। तो मुख्य रूप से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस से। पैराथायराइड हार्मोन के ज्यादा निकलने से क्या होगा, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा, और वो कैल्शियम आएगा कहां से, तो आएगा हड्डियों से। तो हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा, तो ऐसे में हड्डियां क्या है, कमजोर होंगी, पतली होंगी, ठीक है। हड्डियों से क्या होगा, कैल्शियम का निष्कासन होगा, और इसी को हमने क्या बोला है, ऑस्टियोपोरोसिस बोला है, ऑस्टियोपोरोसिस बोला है। और ये किसके कारण होता है, पैराथायराइड हार्मोन के अतिस्रवण से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या आपके अल्प स्रवण से क्या होता है, यहाँ पर टिटेनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है वो कौन सी है, थाइमस ग्रंथि, और उससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन, थाइमस सबसे इजी वाला पार्ट है, मुख्य रूप से आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र, इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके बॉडी में टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को बनाया जाता है। टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को, जो आपकी एक प्रकार की क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करती। तो मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखोगे तो 12 से, ठीक है, मुख्य रूप से 12 से 14 वर्ष के समय पर, ठीक है, एज में जो मनुष्य का 12 से 14 वर्ष तक का समय होता है शुरुआत का, उस समय ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मैक्सिमम टीके हैं वो आपको 12 से 14 वर्ष में बच्चों को लगा दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, वो जो टीके होते हैं उनमें टीके में क्या होता है, कमजोर वायरस या बैक्टीरिया या जीवाणु ये सारे होते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इस समय पर सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि, और उसके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से शुरू में ही क्या दिए जाते हैं, टीके दिए जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि 12 से 14 वर्ष के बाद धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ये अब घटित होने लग जाती है, समाप्त होने लग जाती है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि जो वृद्ध होते हैं, ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि का क्या होता है, अपघटन होता है। तो मुख्य रूप से अगर जो थाइमस ग्रंथि मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है वो कब तक होती है, 12 से 14 वर्ष, और धीरे धीरे उसके बाद से क्या होने लगता है, इसका अपघटन। इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो बचपन में ही बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका अपघटन होता है, प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन अगली चर्चा करें तो क्या है आपकी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। इसके द्वारा मुख्य रूप से जो अपन अभी तक हार्मोन देखते थे वो कौन सा था, एड्रिनलिन, ठीक है। आपको गुस्सा आना, ठीक है, आपका गुस्सा आना या फिर बहुत ज्यादा एक्साइट होना, ठीक है, बहुत ज्यादा लो हो जाना, ठीक है, किसी चीज को देखकर डर लगना, ये सारी चीजें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, किन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, आपके मुख्य रूप से जो किसके द्वारा निकाली जाती है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या करते हैं, आपके शरीर में डर, गुस्सा, आपातकालीन स्थिति, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये उस वक्त हार्मोन निकलता है। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है समझ, ठीक, आपको क्या एड्रेनलिन ज्यादा निकल रहा है बॉडी में, ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति में होता है, ठीक। तो मुख्य रूप से अगर एड्रेनलिन हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है, रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो क्या करेगा, आपके में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है। जीवन में आपने फॉर एग्जाम्पल, जीवन में आपने, ठीक है, कभी ज्यादा दौड़ा नहीं, ठीक है, कभी कुछ रन दौड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपके पीछे कोई जानवर पड़ जाए, ठीक है, कोई जानवर पड़ जाए, तो फिर देखो क्या होता है कि वो जितना दूर तक दौड़ाएगा हम दौड़ लेंगे, ठीक है। ये बात सत्य है कि नहीं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होगा, जो रुधिर शर्करा है वो ज्यादा, मतलब जो शर्करा है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो आपकी जो सेल्स हैं वो क्या करने लग जाएगी,
ज्यादा एनर्जी बनाने लग जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। उसके अलावा तनाव पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, किसी प्रकार की सिचुएशन आ जाती है तो उनमें क्या करता है, एक प्रकार से उसको रिएक्ट करता है। ठीक, और उसके अलावा रक्तचाप को भी नियंत्रित करेगा। ठीक, रक्तचाप यहाँ पर वही आपकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ेगी, कम होगी। ठीक है, तो उसको सब कौन देखेगा, आपका मुख्य रूप से एड्रेनल। तो ये उसके कार्य हैं। ठीक, अब यहाँ पर अपन देखेंगे जो मुख्य रूप से आपका जो एड्रेनल होता है वो आपके किस प्रकार की आकृति होती है। हमने देखा था जो हमारा सेम का बीज है, सेम के बीज की आकृति कौन सी अपनी, ठीक, किसकी देखी थी अपन ने, वृक्क की, किडनी की देखी थी। और उसके ऊपर क्या होता है, ये टोपी के आकृति का होता है, मुख्य रूप से टोपी की आकृति का होता है। और इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और एक अंदरी भाग। ठीक है, जो बाहरी भाग होता है वो कहलाता है आपका एड्रेनल मेडुला। ठीक है, एड्रेनल मेडुला के रूप में जाना जाता है। और इसके द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं, इसके द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं, जो क्या कहलाता है, इससे संयुक्त रूप से इन दो हार्मोनों को क्या बोला जाता है, कैटेकोलमिनस। ठीक है, कैटेकोलमिनस बोला जाता है। इसके द्वारा जो आपका एड्रेनल मेडुला है उसके द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं। और वो जो दोनों हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक कम करता है चीजों को और एक बढ़ाता है। ठीक है, तो एक होता है आपका एड्रेनलिन या जिसे एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। ठीक है, देखो ये जो वर्ड है वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार जो है एड्रेनलिन सब जानते हैं, एड्रेनल से एड्रेनलिन निकलता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है वो क्या होता है, एपिनेफ्रिन। और इसी का उल्टा निकलता है कौन सा, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। मुख्य रूप से आपकी जो आपातकालीन स्थिति है, ठीक है, मतलब वो कोई ऐसी कंडीशन आई कि भैया लड़ोगे कि भागोगे। ठीक है, मुख्य रूप से यहां पर जो है वो आपके लड़ने के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल कर लेता है, अवरोधित कर देता है। ठीक है, कि भैया अभी क्या, जब आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त आप टेंशन नहीं लेते हो कि आपको क्या नुकसान पहुंचेगा, आप क्या भिड़ जाते हो। तो मुख्य रूप से इसे लड़ो और उड़ो। ठीक है, जो दिया फ्लाइट हार्मोन भी हो जाता है, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, लड़ो और उड़ो। तो लड़ो या उड़ो या फिर लड़ो और उड़ो। ठीक, मुख्य रूप से इस नाम से जाना जाता है कौन सा, आपका एड्रेनलिन हार्मोन। उसके अलावा क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का विखंडन को भी प्रेरित करता है। भैया अब लड़ोगे तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी में चाहिए ग्लूकोज। तो क्या होगा, ग्लूकोज जमा है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर, ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर जमा होता है ग्लूकोज हमारा, यकृत में, लीवर में। ठीक है, यकृत या लीवर पर। तो यहां पर क्या होगा, ग्लाइकोजन का विखंडन स्टार्ट होगा ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़े, रक्त में शर्करा का नियंत्रण चालू हो गया कि कब चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में निकलेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी ताकि आप भाग सको या लड़ सको। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पर क्या, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन। भागना ही क्यों है भैया। ठीक है, तो जब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एड्रेनलिन, ठीक है, मुख्य रूप से जो टीन एज होती है उस टीन एज में सबसे ज्यादा क्या निकलते हैं, आपके हार्मोन पीक पर होते हैं। और जब आप खासकर जब टीन एज के भी लास्ट स्टेज में आते हैं उस समय पीक पर होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो टीन एजर होता है वो मुख्य रूप से, ठीक है, लड़ने अड़ने में तैयार रहता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आपके लगभग क्या 25 की उम्र तक आते आते ये जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके द्वारा कंट्रोल कर लिए जाते हैं। और जिनके कंट्रोल नहीं होते वो हमेशा, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर यहां पर बात करें, ठीक है, तो जो दूसरा अंदर वाला भाग होता है, ये जो टोपी का अंदर वाला भाग होता है उसे मुख्य रूप से एड्रेनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो निकाले जाते हैं वो कॉर्टिकाइड हार्मोन निकाले जाते हैं। अब उसमें जो पहला हार्मोन है वो क्या है, आपका कॉर्टिसोल। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही हार्मोन निकलते हैं एक नियंत्रित मात्रा में और दोनों एक साथ काम करते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से आपके प्रतिशोध प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी से रिवेंज लेना है, ठीक, किसी से बदला लेना है, किसी ने कुछ कर दिया तो आपको गुस्सा तो आएगा। ठीक है, तो आपकी प्रतिशोध जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जब आप एग्जाम देने बैठोगे पीएससी का और जब आप पेपर देखोगे तो दो चीजें आएंगी, एक तो एक्साइटमेंट आएगा और दूसरा गुस्सा आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो उस समय जो चीजें हो रही वो किसके कारण हो रही है, आपके मुख्य रूप से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के कारण ही हो रहा है। और जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, वो पार हो गया, सीधी सी कहानी। तो आपको याद रखना है कि ये जो हार्मोन है, ये जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि ठहर जा भैया। ठीक है, तो अगर ये कंट्रोल रही तो ना ही आप एक्साइटेड होगे, क्योंकि अगर इजी पेपर आएगा तो क्या लगेगा, ठीक है, मुख्य रूप से इजी पेपर आएगा तो क्या होगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे और एक्साइटेड में क्या, एक्साइटमेंट में गलती करोगे। और वो गलतियां कौन करा रहा है, आपका यही हार्मोन करा रहा है। ठीक है, लड़ो और उड़ो वाली स्थिति, आप उड़ने लग जाओगे और हवा में क्या है, जमीन
छोड़ देने वाली स्थिति आएगी, ठीक है। और मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। मतलब आप जो सेफ साइड खेलकर चल रहे थे, ठीक है, अब वो बोलता है कि सेफ साइड खेलने की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, और भिड़ जाओगे। तो वैसी वाली कहानी कहां पर होती है? आपके कार्टिसोल में होती है। तो यहाँ पर दो हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके, कॉर्टिसोल और दूसरा एड्रेनलिन, या जिसे अपन ने एपिनेफ्रिन बोला। और ये दोनों एक साथ काम करते हैं और ये क्या करते हैं? आपातकालीन स्थिति में आपको एक सिचुएशन में डालते हैं और जिसकी वजह से ये हार्मोन क्या करता है? आपकी प्रतिक्रिया करता है कि आप किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हो, कि आप सामने भिड़ जाओगे या फिर भाग जाओगे, ठीक है। दोनों स्थिति में क्या करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकाइड निकलता है। ग्लूको यहाँ पर वर्ड ही आ गया क्या? ग्लूकोज से, तो ये ग्लाइकोजन के संश्लेषण करता है। अब ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, मतलब वापस से क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को बना रहा है। मतलब रक्त में जो हमने देखा था शर्करा का नियंत्रण, तो अब क्या हो रहा है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा एक तीसरा हार्मोन निकलता है यहाँ पर, क्या? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। आप जानते हो कि मेनली जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, अगर मेल और फीमेल एक में जो अंतर दिखाई, देखो मैंने आपको बोला था कि मेनली जो फिजिकल सुपीरियरिटी होती है वो किसके अंदर होती है? मेल्स में होती है। और मेंटल सुपीरियरिटी किसके अंदर होती है? मुख्य रूप से फीमेल्स में होती है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल में अपन मेल देखते हैं और मेंटल में अपन देखते हैं फीमेल। तो एक प्रकार से आप ये देखोगे, ठीक। तो मुख्य रूप से जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होता है वो क्या करता है? पुरुष विशेषताओं को दर्शाता है, ठीक है। और यही अधिवृक्क जो ग्रंथि है किसके अंदर पाई जा रही है? मुख्य रूप से आप देखते हो महिलाओं के अंदर भी पाई जा रही है, ठीक है। और उनके अंदर भी एंड्रोजन थोड़ी मात्रा में निकलता है, थोड़े मात्रा में निकलता है। लेकिन अगर यही क्या हो? ज्यादा मात्रा में निकल जाए, अगर यही क्या है? ज्यादा मात्रा में निकल जाए, तो मुख्य रूप से क्या कहलाता है? इसी को एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर विरिलिज्म बोला जाता है, ठीक है। विरिलिज्म बोला जाता है, मतलब क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? विरिलिज्म में क्या होता है? महिलाओं में एंड्रोजन का अतिस्राव होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, जैसे वही दाढ़ी मूंछ आना या फिर आवाज में ऐसा आना, ठीक है। तो वो जो लक्षण होता है उसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? विरिलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर वही लक्षण, जैसे अगर यहाँ पर फीमेल में क्या मेल के लक्षण आ जाए, विशेषताएं आ जाए, तो उसे हमने क्या बोला? विरिलिज्म बोला। और यही लक्षण अगर अपन बात करें मेल में, ठीक है, किसके आ जाए? फीमेल के आ जाए, महिलाओं जैसे लक्षण आ जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? गाइनेकोमास्टिया, ठीक है, गाइनेकोमास्टिया के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। जहां पर क्या होता है? मुख्य रूप से जो पुरुष होते हैं उसमें एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमने अभी देखा था दो प्रकार के एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? पुरुषों के लिए, ठीक है, पुरुष विशेषताओं को दर्शाता है, और एस्ट्रोजन मुख्य रूप से महिला विशेषताओं को दर्शाता है, ठीक है, स्त्री विशेषताओं को दर्शाता है। तो मुख्य रूप से जो एस्ट्रोजन है जब वो पुरुषों में ज्यादा निकलने लग जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गाइनेकोमास्टिया, जहां पर पुरुषों में क्या हो जाते हैं? महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, जैसे पतली आवाज का होना, ठीक है, और स्तन ग्रंथियों का अधिक विकास होना, ऐसी संभावनाएं या विशेषताएं दिखाई देती है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्या? विरिलिज्म, जहां पर क्या होता है? विरिलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है? मुख्य रूप से महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण, विरिलिज्म, और दूसरा अपन ने क्या देखा? गाइनेकोमास्टिया, यहाँ पर क्या हो रहा है? पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो जो हमने पीछे बात की थी क्या, तो ये जो आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, अगर महिला में ये जो एंड्रोजन स्टेरॉइड है वो अधिक मात्रा में निकल जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? आपका विरिलिज्म आ जाता है, ठीक। मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो जो मेन अपनी ग्रंथियां हैं वो अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो एक ग्रंथि है जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, अब पढ़ भी चुके हैं, मुख्य रूप से जो आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है और बहुत ज्यादा इजी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप ज्यादातर चीजें जानते हो, ठीक है। तो अग्नाशय हमने देखा था, अग्नाशय के द्वारा पाचन के दौरान यहाँ पर 3 एंजाइम निकाले जाते हैं। कौन से देखे थे अपन ने? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो एंजाइम भी निकलता है और इसके अलावा इसके द्वारा हार्मोन्स भी निकाले जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? एक प्रकार से जो आपकी उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। एंजाइम और हार्मोन में आपको अंतर पता होगा ना, ठीक। ये मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, एंजाइम और हार्मोन में, ठीक है। तो अग्नाशय जो होता है उसके अंदर क्या होता है? लगभग आपका जो अग्नाशय का भाग है उसका 1 से 2% वाला जो भाग होता है उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो कोशिकाएं हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? इसे एक वैज्ञानिक है लेगरहिंस, उन्होंने ढूंढा था, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? लेगरहिंस की दीपिका। लेंगरहिंस की दीपिका, आइलेट्स ऑफ लेंगरहिंस। एक प्रकार से क्या है? आपके सेल्स का क्या है? ग्रुप है, ठीक है, कोशिकाओं का समूह है। और वो जो कोशिकाओं का समूह है वो अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा के नाम से जाना जाता है। गामा या उसे पीपी कोशिकाएं बोलते हैं। मुख्य रूप से जो हमें देखनी हो, किसकी बात करनी है? सिर्फ अल्फा और बीटा की बात करनी है, अल्फा और बीटा की बात करनी है। जो आपका अल्फा है वो मुख्य रूप से, अब अपन ने देखा था कि बॉडी में क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था जब हमने खाना खाया था तो खाने के दौरान मुख्य रूप से हमारे बॉडी में क्या आया था?
ग्लूकोज आया था। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ब्लड में बना हुआ है और इसकी अभी मात्रा ज्यादा है जब हम खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में भैया कि एक लंबे समय तक हमें एनर्जी चाहिए, तो हम इस ग्लूकोज को सेव करके रखेंगे, ठीक है, अपने पास संभाल कर रखेंगे। अब उसको संभाल रखना है तो कितना संभालना है और कितना रक्त में रहने देना है, उसके लिए निकलता है कौन सा हार्मोन, यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन, जो क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन कहां पर सेव हो जाता है, मुख्य रूप से आपके लीवर में, ठीक है, हिपेटोसाइट में और एडिपोसाइट्स में, ठीक है। हिपेटोसाइट जो कि क्या कहलाती है आपकी, हिपेटोसाइट आपकी मुख्य रूप से क्या कहलाएंगी आपकी, जब कहां पर पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, ठीक है, यकृत की कोशिकाएं। उसके अलावा एडिपोज कोशिकाओं में भी ये सेव होता है, जो आपकी स्किन की एडिपोज कोशिकाएं वहां पर भी सेव होता है, ठीक है। तो इंसुलिन मुख्य रूप से क्या करता है, आपका जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसको क्या कर देता है, किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो मुख्य रूप से रक्त से शर्करा या फिर ग्लूकोज को निकालकर सेव रख लेता है ताकि बाद में उसका यूज किया जा सके। और अब आई बात किसकी, यूज करने की, ठीक है। तो जब यूज करना होगा तो जब हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अब एक दूसरा संदेश वाहक आएगा, ठीक है, मैसेज देने वाला दूसरा हार्मोन आएगा और उसे हम क्या बोल देते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकागॉन, ठीक है, मुख्य रूप से क्या बोल देते हैं, ग्लूकागॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकागॉन क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। यहां पर जब हमने खाना खाया, ग्लूकोज की मात्रा भी रक्त में ज्यादा है तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, सेव करके रख देगा, स्टोर कर देगा, भंडारित कर देगा, तो वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और दूसरा ग्लूकागॉन है कि अब भाई ग्लाइकोजन में है तो जब नीड पड़ी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ग्लूकोज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, यहाँ पर इंसुलिन की है। इंसुलिन किस लिए, कि ग्लाइकोजन इंसुलिन बनाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बनाएगा, और ग्लाइकोजन नहीं बना तो ग्लूकागॉन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन ही नहीं है तो फिर किसको चेंज करेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो भूमिका हम देखते हैं वो इंसुलिन की देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा कोशिकाएं जो है हमारी वो किसको निकालती है, ग्लूकागॉन को निकालती है, और वो क्या करती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का अपघटन करते हैं, ठीक है। और अपघटन को क्या बोला जाता है यहाँ पर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस वर्ड आया तो मैंने आपको बताया था क्या, लाइसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर विखंडन की बात होती है, ठीक है। तो लाइसिस जब भी वर्ड आए तो वहां पर टूट रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, मतलब ग्लाइकोजन का अपघटन हो रहा है, ठीक है। और मुख्य रूप से क्या होता है, अगर ग्लूकागॉन ज्यादा मात्रा में निकल जाए, ग्लूकागॉन ज्यादा मात्रा में निकल जाए और लंबे समय तक क्या यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस बना रहे, मतलब रक्त में क्या शर्करा की मात्रा ज्यादा मात्रा में बनी रहे, तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं ज्यादा समय तक बनी रहे तो उसे क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, ठीक है, ग्लाइसीमिया बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज्यादा समय तक बनी रहती है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है बीटा कोशिका, जहां पर क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, और कहां पर सेव करता है इसे, हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है, आपकी यकृत में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। उसके अलावा एडिपोज, जहां पर अगर हिपेटोसाइट में सेव नहीं हो पा रहा है तो और दूसरी जगह कहां पर करता है, एडिपोज, जो आपकी स्किन की सेल्स होती है, जहां पर वसा की कोशिकाएं होती है, वसा की कोशिकाओं में भी आपका क्या जमता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन जमता है, ठीक है। उसी की वजह से हम बोलते हैं कई बार क्या शरीर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, मोटापा आने की जो अवस्था, उसमें ग्लाइकोजन भी जमता है, ठीक है। तो आपका हिपेटोसाइट सबसे पहले हिपेटोसाइट में जमता है और उसके बाद फिर नहीं तो एडिपोज कोशिकाओं में, ठीक है। और ये आपके यकृत और यकृत के आसपास की कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन कहां जमता है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। मुख्य रूप से अपन ये देखा था जब यकृत के फंक्शन या कार्यों की बात हम कर रहे थे, लीवर के फंक्शंस की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और अगर लंबे समय तक, तो यहां पर क्या हो रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, और अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो उसे क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा क्या, मुख्य रूप से जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम हो जाएगी, और रक्त में ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर रक्त में, ठीक है, एक लंबे समय तक किसकी मात्रा ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक बीमारी होगी जिसे हमने क्या बोला, डायबिटीज मेलिटस, या जिसे बोला जाता है मधुमेह, जिसे हम मुख्य रूप से डायबिटीज ही बोल देते हैं, एक नॉर्मल भाषा में डायबिटीज ही बोल दिया जाता है। तो वो आपकी क्या है, यही है जो हमने वहां पर देखा था, वो क्या थी, डायबिटीज इंसिपिडस। किस हार्मोन की कमी से निकलता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहां पर हमने देखा था, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो किसके द्वारा निकाला जाता है,
पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज याद थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आने से पहले एक बार फिर से आप देख रहे हो क्या, ठीक है, थोड़ा सा फिर से देखो, आप लोग भूल गए होंगे, है ना, भूल गए ऐसा लग ही रहा है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात की थी। पीयूष ग्रंथि में हमने कुछ हार्मोन्स की बात की थी। उन हार्मोनों में पहला जो हार्मोन देखा था वो क्या देखा था, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन देखा था। मुख्य रूप से वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर इसका अल्प श्रवण हुआ तो वृद्धि नहीं होगी। मुख्य रूप से इसे क्या अपन ने देखा, वामनता या द्वार्फिज्म देखा, और दूसरा अपन ने यहाँ पर साइमन रोग देखा। ठीक है, उसके अलावा अपन ने जो दूसरा पार्ट देखा तो क्या देखा था, अति श्रवण होगा तो क्या, जाइगेंटिज्म, मतलब भीम कायता, अति कायता, और वयस्कों में एक्रोमेगेली, लंबे हाथ लंबे पैर वगैरह हो जाना। उसके बाद हमने देखा था कुछ प्रेरक हार्मोन है, उसमें थायराइड प्रेरक हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो गोनाड्स या जनन ग्रंथियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। और प्रोलैक्टिन जो हमने देखा था वो कहां पर देखा था, स्तन ग्रंथियों के विकास में रहता है। उसके अलावा हमने देखा था क्या, मेलेनोसाइट। ठीक है, मेलेनोसाइट हार्मोन जो क्या करता है, त्वचा की वर्णकता के लिए, ठीक है, जिम्मेदार होता है। त्वचा का रंग कैसा होगा उसके लिए जिम्मेदार है उसमें, और जो हमारे चकते वगैरह तिल वगैरह उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ऑक्सीटोसिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुख्य रूप से प्रसव के समय जो पेशियों का, ठीक है, गर्भधारण जो होता है उस समय पेशियों का संकुचन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसे जन्म हार्मोन भी बोला जाता है। उसके अलावा आलिंगन और प्रेम हार्मोन भी बोला जाता है। उसके अलावा हमने देखा था ये दुग्ध निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, महिलाओं में, स्त्रियों में, या फिर फीमेल्स में मुख्य रूप से अपन देखें तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या, इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोला जाता है। जब वही गाय या भैंसों में दुग्ध की मात्रा कम हो जाती है तो दुग्ध निर्माण में सहायक के लिए उसने ऑक्सीटोसिन क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा था क्या, वेसोप्रेसिन, जिसकी हम बात कर रहे थे, वेसोप्रेसिन या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन मुख्य रूप से मूत्र के सांद्रण के लिए क्या होता है, नियंत्रित करता है। मतलब वही कि उससे जल अवशोषित करता है, और अगर इसका क्या हुआ, अल्प श्रवण हुआ या कमी हुई तो ऐसे में क्या होगा, जल का ह्रास होगा। ठीक है, जल बॉडी से ज्यादा निकलेगा तो ऐसे में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला है। ठीक है, जबकि जो आपका यहाँ पर हमने देखा था कौन सा, जब रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है बहुत लंबे समय तक, उसको हमने क्या बोला था, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। तो दोनों को जो वर्ड है वो आप अलग अलग समझना। ठीक है, दोनों को एक साथ मत जोड़ना। फिर अपन ने देखा था मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, शरीर में दिनचर्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपके सोने जागने के लिए मुख्य रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था क्या, थायराइड हार्मोन, सेम वृद्धि के लिए। और हमने वृद्धि में अगर बात की थी तो इसका जो क्या, आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से थायरॉक्स, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला था, गलगंड या घेंगा रोग। यहाँ पर एक और जो हार्मोन है वो कौन सा निकला था, थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन मुख्य रूप से क्या करता है, कैल्शियम स्तर को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, मतलब रक्त में कैल्शियम स्तर की कमी करता है। ठीक है, उसे जमाता है। ठीक, और अगर क्या होता है, मुख्य रूप से अगर इसका अल्प श्रवण हो तो क्या होता है, ऑटोवामनता बच्चों में, ठीक, हड्डियों वगैरह में समस्याएं होती है। और दूसरा वयस्कों में मिक्सोडेमा होता है। ठीक है, इसका जो अगर अति श्रवण हो जाए तो ये क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म कहला जाता है, जो कि ये क्या कहलाता है, जहां पर इसी ग्रंथि को मारने के लिए शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र काम करने लग जाता है, और उसे हमने क्या बोला, हाशिमोटो रोग बोला था। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन देखा था। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक हार्मोन निकल रहा है कौन सा, उल्टा, किसका, कैल्शियम स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, और कैल्शियम स्तर बढ़ाएगा तो क्या होगा, हड्डियों को कैल्शियम निकालेगा, और हड्डियों से अगर कैल्शियम निकलेगा तो मुख्य रूप से हमने उसे क्या बोला, ऑस्टियोपोरोसिस बोला। ठीक है, जिसमें हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था क्या, एड्रिनल। ठीक है, दो प्रकार के हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रिनलिन और दूसरा कार्टिसोल, दोनों ही आपातकालीन स्थिति पे काम करती है। ठीक है, और एक अपन ने देखा था क्या, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जो कि एंड्रोजन को क्या बढ़ावा देता है, ताकि पुरुष के जो विशेषताएं या फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा लगने के लिए मुख्य रूप से पुरुष विशेषताओं के लक्षणों को दर्शाता है। ठीक, फिर अपन ने देखा था क्या, अगर यही जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है वो किसमें, महिलाओं में ज्यादा निकले और पुरुषोचित लक्षण आ जाए तो मुख्य रूप से अपन ने क्या बोला, विरिलिज्म बोला। और अगर पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण आया तो उसे अपन ने क्या बोला, गायनेकोमास्टिया बोला। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो हमने देखा अग्नाशय। अग्नाशय में दो कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकला, जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन का क्या करेगा, अपघटन करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा, रक्त में क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। और इंसुलिन क्या करता है, इसका उल्टा, जब हम खाना खाते हैं तो जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और रक्त में अगर क्या, शर्करा की मात्रा बहुत अधिक समय तक बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, तो मुख्य रूप से इसे अपन ने क्या बोला था, डायबिटीज मेलिटस, या जिसे मधुमेह हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, किसकी, मुख्य रूप से हमारे गोनाड्स की, या जनन अंगों की, या जनन ग्रंथियों की। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन बात करें तो पुरुषों में जो क्या जनन ग्रंथि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है,
वृषण के नाम से जाना जाता है, टेस्टस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से अपन यहाँ पर बात करें तो कुछ कोशिकाएं, ठीक है, और उन कोशिकाओं के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सवाल है वो ग्रंथियों में यहीं पर आने लग गए, ठीक है, और कई बार आए भी है, ठीक। तो मुख्य रूप से अपन बात करें तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं दिखाई देती है। एक तो है आपकी क्या, लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है, लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं, इंटरस्टेशियल कोशिकाएं सेल्स कहलाती हैं। उसके अलावा अपन देखें तो दूसरी है नर जन्म कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या करती है, शुक्राणुओं को बनाती है, इसीलिए इन्हें शुक्राणु जनन कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं, ठीक। आपकी जो लेडिंग और अंतराली कोशिकाएं क्या होती है, वो क्या करती है, यहाँ पर एंड्रोजन, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो आपके सेकेंडरी आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए मुख्य रूप से एंड्रोजन यहाँ पर जरूरी है, तो एंड्रोजन को निकालती है। और साथ में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो प्रमुख आपका क्या है, मुख्य रूप से मेल हार्मोन है, वो किसको निकालता है, जहां जो कि स्पर्म को क्या करता है, प्रमोट करता है, वो किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन निकाला जाता है, किसके द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। अब जो शुक्राणु का निर्माण होता है, जो स्पर्म का निर्माण होता है, वो किनके द्वारा किया जाता है, नर जन्म। देखो नर जन्म ही लिखा हुआ, जन्म का मतलब यहाँ पर शुक्राणु जनन से है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये क्या करता है, हमारा मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो इनको न्यूट्रिशन देने का जो काम है, जो ये शुक्राणु है उनके न्यूट्रिशन देने का काम वो किसके द्वारा किया जाता है, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो शुक्राणु जन्म की जो कोशिकाएं उनको क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। मतलब सर्टोली कोशिकाएं किसको पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, मुख्य रूप से नरजन्म कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया को मुख्य रूप से क्या करती है, पोषण देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ताकि वो बेहतर से बेहतर क्या, बेहतर से बेहतर क्वालिटी का स्पर्म बना सके या शुक्राणु बना सके, ठीक है। तो अपन को देखना है क्या, वृषण में 3 प्रकार की मुख्य जो कोशिकाएं देखी वो कौन सी, लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं, ठीक है, नरजन्म कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया, और तीसरी हो गई सर्टोली। ये किसमें पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है, ठीक है, जो आपका नर जनन अंग है, ठीक है, उसमें पाई जाती है। उसके अलावा एक और ग्रंथि पाई जाती है मुख्य रूप से बाल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। तो शुक्राणु अगर हम बात करें एक प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्या है सेक्सुअल प्रक्रिया है, उस दौरान क्या होता है, मुख्य रूप से जो आपके शुक्राणु निकलते हैं और उन शुक्राणुओं को फ्लो के लिए मुख्य रूप से क्या निकलता है, लिब्रिकेंट निकलता है। तो ये जो लिब्रिकेंट होता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका ये ग्रंथियां यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो लिब्रिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से क्या है कि ये जो ग्रंथियां है, ठीक है, ये जो हमने ग्रंथियां और कोशिकाएं देखी, ठीक है, यहां से आएगा क्वेश्चन कि ये जो कोशिकाएं हैं वो कहां पर पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है। तो लेडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन कोशिकाएं या जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं कहते हैं। और उसके अलावा एक आपकी बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। तो ग्रंथियों के रूप में हम यहाँ पर बात करें तो 4 ग्रंथियां जो है वो मुख्य रूप से आपका कहां पर पाई जाती है, नर जनन अंग में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अंडाशय की बात कर रहे हैं, जहां पर स्त्रियों में क्या पाए जाते हैं, ठीक, कुछ हार्मोन निकलते हैं, और मुख्य रूप से जो अपन हार्मोन देखते हैं वो हमें कौन सा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपका मुख्य रूप से जो एस्ट्रोजन है जो क्या करता है, मुख्य रूप से स्त्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नारी विकास हार्मोन के रूप में जाना जाता है। मतलब आपके जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है या जो उनके ऑर्गन्स है उनको क्रिएट करता है, उनको बनाता है, उनका डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है, जैसे वहां पर अपन ने वर्षन में देखा था क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या अंडाशय अंडोत्सर्ग के लिए, ठीक है, अंडोत्सर्ग के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कब बनता है, तो मुख्य रूप से जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग के बाद वो क्या होता है, जो आपका एक अंडोत्सर्ग होता है वो धीरे धीरे विखंडित होता है और 1 से 4 कोशिकाओं में बदल जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, और उस दौरान उसको क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। और यही कार्पस ल्यूटियम क्या कर देता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, ठीक है। मुख्य रूप से अपन ने हमने हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है क्या, कि जब अंडोत्सर्ग होता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब स्पर्म और जो आपका अंड है, ठीक है, वो मुख्य रूप से ओवरी है, अगर उन दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका कार्पस ल्यूटियम बनता है और मुख्य रूप से आगे चलकर ये प्लेसेंटा में क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक क्या निकलता है, एक और केमिकल निकलता है जिसे क्या बोला गया है, एससीजी, ठीक है। एससीजी का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसी की मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा तय करती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, गर्भधारण है या नहीं है। तो मुख्य रूप से लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर, एससीजी। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी किट होती है, वो क्या करती है, एससीजी की मात्रा को क्या करती है, टेस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर एक सवाल जो इंपॉर्टेंट देखे वो ये है, ठीक है, जहां से क्या कई बार जो है एमपीपीएससी यहाँ पर जा सकता है, मुख्य रूप से यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के रूप में यह जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके मुख्य जो ग्रंथियां हैं उनकी अपन ने बात कर ली। अगर उसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथियों की यहाँ पर बात करें, ठीक है,
अन्य ग्रंथियों की यहाँ पर बात करें तो एक हमारी जो कुछ ग्रंथियां हैं उस पर अगर अपन देखते हैं तो हमारी कहा जाती है हृदय। ठीक है, हृदय में क्या होता है मुख्य रूप से एक जब अपन ने देखा था हृदय की धड़कन स्टार्ट होती है आलिंद भित्ति द्वारा। ठीक है, वहां पर भी क्या निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो हृदय द्वारा एक जो केमिकल निकाला जाता है वो कौन सा निकाला जाता है, एट्रियल नेट्यूरेटिक कारक, एएनएफ के रूप में जाना जाता है। और ये क्या करता है, रक्त दाब को कम करने का काम करता है। क्योंकि देखो एक बार प्रेशर बहुत ज्यादा तेज से लगता है, हमने देखा था नीले के कारण क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, वेंट्रिकल के कारण जो क्या है आपका प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसको वापस से कंट्रोल करने के लिए हमने देखा था 120 mm जाता है। ठीक है, ज्यादा और कम कितना होता है आपका 80 mm। तो वापस से उससे दाब को कम करने के लिए क्या करता है, इनके द्वारा एक केमिकल निकाला जाता है जिसे एट्रियल नेट्यूरेटिक कारक बोला जाता है, फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, रक्तदाब को कम करने का काम करता है। वृक्क की बात करें मुख्य रूप से तो वृक्क क्या करता है, एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है और ये आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी अपन इस चीज को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर आपके सामने एक बार नाम आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में आ जाती है। तो अगर एक बहुत ज्यादा अगर डीप क्वेश्चन चला जाता है तो वहां तक अपन हमें सिर्फ एक बार एक नजर फिरा लेनी है। ठीक, तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो वृक्क द्वारा, किडनियों द्वारा निकाला जाता है। उसके अलावा अपन देखें तो एक अपना बचा क्या, मुख्य रूप से हम ये देख चुके हैं जो हमारे जठर होता है, जो हमारे क्या होता है मुख्य रूप से अमाशय होता है, वहां पर जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा गैस्ट्रिन निकाला जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिन निकाला जाता है और गैस्ट्रिन क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है। हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो किन कोशिकाओं द्वारा निकाला जाता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं जहां से चांसेस बनेंगे कि अमाशय में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको इसीलिए कोशिका रखी थी कि ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अभी तक यही सवाल आते थे, कई बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है वो क्वेश्चन बने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ किससे निकलता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, कौन से किस। ठीक है, मतलब यहाँ पर गैस्ट्रिन भी आ चुका है, अब बचा है अगर कुछ थोड़ा बहुत तो वो आपका क्या बचा है, ऑक्जेंटिक कोशिका बचा है। तो वहां पर जो सवाल है वो बनने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और निकलता है क्या, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है जो क्या करता है, अग्नाशी एंजाइम और पित्त स्राव को प्रेरित करता है। हमने देखा था कि मुख्य रूप से हमारा जो अमाशय होता है उस अमाशय में हमने जो एक चीज देखी थी वो क्या देखी थी कि यहाँ पर कितना खाना आया और कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला। तो ऐसे में जो हमारा पित्त है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, उससे कितना पित्त निकलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या निकलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्योंकि अगर जितना ज्यादा एसिडिक होगा खाना उसके हिसाब से उसको पित्त रस बेस से निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन तय करता है कि भैया कितना निकलेगा। तो वो क्या वही संदेश पहुंचा देता है कि भैया इतना तैयार रखना, ताकि क्या बहुत ज्यादा एसिडिक मटेरियल, और अगर कम मात्रा में निकला पित्त रस तो ऐसे में क्या होगा, वही मतलब एसिड ज्यादा होगा। तो ऐसे क्या लगेगा हमें, मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारा आहार नाल है उसमें हमें क्या महसूस होगा, एसिडिटी वगैरह महसूस हो सकती है, क्योंकि वो जो बेस है वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, ये कम मात्रा में निकला। ठीक, तो मुख्य रूप से आपकी ये ग्रंथियां हो गई। ठीक, इतनी हमारी ग्रंथियां हैं। मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो कौन सी आपकी, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि में हमने जो देखा था वो कौन सा देखा था, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। उसके अलावा अपने जो पार्ट देखा था, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के रूप में अपन देख चुके हैं। और एड्रिनल ग्रंथि के अलावा अपन बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका जनन ग्रंथियां हैं, ठीक है, वृषण और जो अंडाशय हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक, और कोशिकाएं और उनमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपन ने वहां पर देखा एक जो पार्ट है वो कौन सा देखा था, पैराथायराइड और थायराइड वाला, जो रक्त का कैल्शियम स्तर वाली बात है। ठीक है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना और उसको कम करना रक्त में। ठीक है, वहां पर जो बीमारियां होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन में जो अल्प स्रवण है और अति स्रवण है, ठीक है, उसमें अपन ने कौन कौन सी बीमारी देखी थी, एक ड्वार्फिज्म देखी थी और दूसरा वहां पर जाइगेंटिज्म देखा था बच्चों में, और ऐसे ही साइमन रोग देखा था, और दूसरा अपन ने कौन सा देखा था यहाँ पर, एक्रोमेगेली देखा था अति श्रवण। ठीक है, वयस्कों में साइमन रोग में अपन ने देखा था, वयस्कों में साइमन रोग अल्प श्रवण में, और यहाँ पर एक्रोमेगेली अति श्रवण में देखा था। बच्चों में अल्प श्रवण में कौन सा हो गया आपका, वामनता, ठीक है, ड्वार्फिज्म, और अधिकता में क्या हो गया यहाँ पर, जाइगेंटिज्म। ठीक है, भीम कायता या अति कायकता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब एक चीज और होती है मुख्य रूप से, एक बीमारी और मुख्य रूप से अपन ने जो कार्टिसोल देखा था, कार्टिसोल के दौरान यहाँ पर एक रोग जो होता है वो मुख्य रूप से आपका याद रखना, आप कौन कौन सा, एडिसन रोग। ठीक है, एडिसन रोग, सारे नाम आ जाएंगे बाहरी जो खिलाड़ी वगैरह हैं, ठीक है, उनके नाम आ जाएंगे। तो एक एडिसन रोग होता है अगर कार्टिसोल की मात्रा जो वो उसका है अल्प श्रवण अगर हो जाए, तो ऐसे में एडिसन जैसे रोग हो जाते हैं, डर की संभावनाएं बढ़ जाती है दिमाग में। ठीक, तो ये आपकी मुख्य रूप से जुड़ी हुई। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, चीजें समझ में आई।
इस क्लास को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार।